Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, बायो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम और इसका फंक्शन क्या होता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले हमें ग्लैंड्स समझना होगा कि ये ग्लैंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर ग्लैंड्स। सो बच्चों, ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स आपकी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। आपकी बॉडी में ये केमिकल सब्सटेंस किसी भी एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करता है। ऐसे ऑर्गन्स जो केमिकल सब्सटेंस बनाएं, बॉडी में रिलीज करें और वो केमिकल सब्सटेंस बॉडी में जाकर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने में मदद दें, उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। मिसाल के तौर पे हमारे जो बक्कल कैविटी होती है उसमें एक ग्लैंड पाया जाता है, सिलेवरी ग्लैंड। ये जो केमिकल सब्सटेंस बनाता है, जो जूस बनाता है, उसको हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा के बहुत से काम हैं। आपके फूड के जर्म्स को मारता है और आपके फूड के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। इसी तरह आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के अंदर। ये जो जूस बनाते हैं इसको आप कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। उसमें होते हैं एंजाइम्स, HCl और एंजाइम्स होते हैं। HCl आपके फूड को सॉफ्ट करते हैं, बैक्टीरिया मारते हैं, और जो एंजाइम होता है पेप्सिन, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। सो ग्लैंड्स क्या हो गए, ऐसे ऑर्गन्स जो बॉडी में एक केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज करें और फिर ये केमिकल सब्सटेंस जो है ये हमारी बॉडी में जाके इस्तेमाल हो जाता है, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। बच्चों, हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक ग्लैंड्स कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं कि जिनके केमिकल सब्सटेंस को पहली बात हम एंजाइम्स कहते हैं। यानी ये क्या बनाते हैं, ये एंजाइम्स बनाते हैं। फिर ये एंजाइम्स को एक डक्ट, एक नाली के जरिए उस जगह तक पहुंचाएंगे जहां ये एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, यानी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं एक नाली के जरिए। ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यहां जो दो बातें काम की हैं जो नोट रखिएगा। पहली बात ये कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल सब्सटेंस बना रहे हैं उनको हम एंजाइम्स कहते हैं, और दूसरी बात, इनके एंजाइम्स ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है, उस डक्ट के जरिए अपने टारगेट जगह तक जा पाते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मिसाल के तौर पे जो बक्कल कैविटी में सिलेवरी ग्लैंड होता है, ये जो एंजाइम बनाता है, ये जो जूस बनाता है वो होता है सलाइवा, और उस जूस में जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं सिलेवरी एमाइलेज। सिलेवरी ग्लैंड से एक डक्ट आती है आपके बक्कल कैविटी तक। तो जो एमाइलेज होता है वो उस डक्ट के जरिए आपकी बक्कल कैविटी तक आता है, सलाइवा की फॉर्म में डक्ट के जरिए आपकी बक्कल कैविटी में आ जाता है। इसी तरह एक और बड़ा मशहूर ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है आपकी बॉडी में, पेंक्रियास। ये जो जूस बनाता है उसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। तो पेंक्रियास भी एक पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए अपने इस जूस को, जिसमें एंजाइम्स मौजूद हैं, अपने टारगेट ऑर्गन यानी ड्यूडेनम तक पहुंचा देता है। सो ऐसे ग्लैंड्स जिनमें से डक्ट निकल रही होगी, इनका जो केमिकल सब्सटेंस है जूस की फॉर्म में है, उसमें होते हैं एंजाइम्स। तो ये अपने उस एंजाइम्स को डक्ट के जरिए अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब बच्चों बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। पहली बात है कि इनकी सेक्रीशन को, ये जो केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और इनमें से डक्ट नहीं निकलती। ये डक्ट लेस होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती है। सो अब ये अपने हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचाते हैं। इनके अराउंड होती हैं ब्लड कैपिलरीज, जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा होता है। सो ये ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जब हार्मोन्स बनाते हैं तो ये हार्मोन्स ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड में डिफ्यूज कर देते हैं।
और चूंकि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है, तो ब्लड इन हार्मोन्स को सर्कुलेट होकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देता है। और यूं ये हार्मोन्स डक्ट से, ये हार्मोन्स ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। इनमें डक्ट नहीं है, ये बिना नाली के खून के जरिए अपने हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। आज के लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को ही डिस्कस करना होगा। हमारे ब्रेन में है, ये ब्रेन के पास है। अब इसने एक हार्मोन बनाया, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन ने जाना है बोन्स तक, हड्डियों तक जाना है। या दूसरा हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन ने किडनी में मौजूद एड्रिनल ग्लैंड तक जाना है। तो अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई डक्ट नहीं निकलती कि जी वो डक्ट आपकी हड्डियों तक जा रही हो और हार्मोन को हड्डियों तक पहुंचा दे, या एड्रिनल ग्लैंड तक जा रही हो और हार्मोन को एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचा दे। दे आर डक्टलेस, इनमें डक्ट नहीं है। तो अब ये कैसे पहुंचाएगा अपने हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक? ब्लड में डिफ्यूज कर देगा इन हार्मोन्स को। ये हार्मोन्स ब्लड में शामिल हो जाएंगे। अब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जब एड्रिनल ग्लैंड तक, जब बोन्स तक जाएगा, तो ये हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देंगे। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो ये जी एंडोक्राइन सिस्टम से पहले जो चीज हमें समझनी थी ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या है? ऐसे ऑर्गन्स जो केमिकल सब्सटेंस बनाकर रिलीज करते हैं और ये केमिकल सब्सटेंसेस बॉडी में जाकर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई खास काम करते हैं अपने टारगेट ऑर्गन तक जाकर, उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। अब अगर ग्लैंड में डक्ट निकल रही है, एंजाइम्स डक्ट के जरिए अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर ग्लैंड में डक्ट नहीं है, हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू जा रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब बच्चों बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। आपके बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इन हार्मोन्स को इनके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देता है। अब ये हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर इनको जो पर्टिकुलर फंक्शन कराना है वो शुरू करा देते हैं या बंद करा देते हैं। एक और कुछ हार्मोन्स जो है वो स्टार्ट करा देते हैं फंक्शंस को, कुछ बंद करने के भी होते हैं। वो फंक्शन कर रहा होगा ऑर्गन, ये बंद करा देंगे, ऑन ऑफ। ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये पूरे एक सिस्टम के थ्रू मैनेज हो रहे हैं, रेगुलेट होते हैं। एक सिस्टम है जिसमें तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड शामिल हैं। ये सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स बनाकर ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। टारगेट ऑर्गन्स इन हार्मोन्स के रिसीव होते ही जो भी हार्मोन्स ने काम कराना है वो काम शुरू कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं किसी मेटाबॉलिक फंक्शन को, या ऑन कर देते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, या फंक्शंस जो है किसी ऑर्गन के फंक्शंस को रोक रहे हैं। ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। और बच्चों इसमें कोऑर्डिनेशन की कौन सी टाइप आ गई? नर्वस या केमिकल? सो इसमें बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है, क्योंकि इस चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन, मुख्तलिफ ऑर्गन्स का मिलकर काम करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब अगर ऑर्गन्स एक दूसरे से इम्पल्स के जरिए कोऑर्डिनेट हो रहे होते हैं तो उसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और ऑर्गन्स अगर एक दूसरे से किसी केमिकल सब्सटेंस के जरिए, जिसको हार्मोन कहा जाता है, कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाती है। तो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर हम एंडोक्राइन सिस्टम में आने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज है, आपके जिस्म में पानी की कमी है, वाटर कंसंट्रेशन बहुत लो है। अब हमने होम्योस्टेसिस के चैप्टर में किडनीज को पढ़ा। हमने देखा कि किडनी जो है वो ब्लड में से सारे नाइट्रोजन वेस्ट को अलहदा कर लेता है, उसमें वाटर डिसॉल्व करके उसको यूरिन बना देता है, और फिर ये यूरिन बॉडी से पास आउट हो जाता है। अब अगर आपकी बॉडी में वाटर शॉर्टेज है, पानी की कमी है, तो अब आपकी बॉडी का एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोपैरेसिन।
तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलस क्या है, बॉडी के अंदर वाटर शॉर्टेज हो गई, तो जैसे ही ये स्टिमुलस आता है पिट्यूटरी ग्लैंड अपने इस हार्मोन को रिलीज कर देता है, वैसोपैरेसिन को। ब्लड में डिसॉल्व होता है, किडनीज तक पहुंचता है, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स तक जाता है, और नेफ्रॉन्स को जैसे ही ये हार्मोन मिलता है, जैसे ये हार्मोन मिलेगा तो नेफ्रॉन के अंदर वाटर रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। नेफ्रॉन वाटर, जो नेफ्रॉन का बिल्कुल लास्ट पार्ट आपको याद हो, कलेक्टिंग डक्ट, वहां वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, बट जैसे ये हार्मोन आएगा तो अब वहां कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीएब्जॉर्ब होने लग जाएगा, तो यूरिन में से वाटर रीएब्जॉर्ब होने लग गया और यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। इससे आपकी वाटर शॉर्टेज जो है वो काफी हद तक आपने मैनेज कर ली। तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, क्योंकि दो ऑर्गन्स ने मिलकर एक दूसरे के साथ काम किया, पिट्यूटरी ग्लैंड और किडनीज। ये केमिकल ये कोऑर्डिनेशन हो गया। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ इन दोनों ऑर्गन्स ने कोऑर्डिनेट किया हार्मोन के जरिए, एक केमिकल सब्सटेंस के जरिए। यहाँ एक केमिकल सिग्नल यूज हुआ जो कि एक हार्मोन था, ठीक है, और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन की एग्जाम्पल है। सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी के तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये हार्मोन्स या केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो अब आपके एंडोक्राइन सिस्टम में जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं उनमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड और बाकी तमाम ग्लैंड्स को भी हमने स्टडी करना होगा, बट उससे पहले एक छोटे से टॉपिक पर नजर रख लेते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? लेट मी सी। आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन बनाते हैं, हार्मोन्स को सेक्रीट करते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं। हार्मोन्स की रिलीज को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के थ्रू आपके हार्मोन्स की ना क्वांटिटी कंट्रोल हो रही होती है। हार्मोन रिलीज होना है, ज्यादा रिलीज होना है, कम रिलीज होना है, वो चीज मैनेज करती है फीडबैक मैकेनिज्म। स्टिमुलस होगा, कोई भी एक स्टिमुलस होगा जो हार्मोन सेक्रेट करने की वजह होगा। स्टिमुलस की वजह से आपकी बॉडी में एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। मैं भी आपको एक एग्जांपल दूंगा, पहले ये जरा समझा दूं। किसी स्टिमुलस की वजह से आपकी बॉडी में एक इफेक्ट आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको कहा पानी की कमी हो गई है जिससे आपकी बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो हो गई है, सो ये इफेक्ट हो गया। पानी नहीं पी रहे, स्टिमुलस था जिससे आपकी वाटर के अंदर आपकी बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन लो हो गई, ये इफेक्ट हो गया। इफेक्ट के नतीजे में फिर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सेक्रीट करना शुरू कर देता है। सो एक स्टिमुलस था, उसकी वजह से आपकी बॉडी में एक इफेक्ट आया, और इफेक्ट की वजह से अब आपके किसी एक एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, कितना रिलीज होना है, इसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म फीडबैक मैकेनिज्म हो जाएगा। ये हार्मोन की सेक्रीशन जो हो रही है, कम हो ज्यादा हो, इसको फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जा रहा होता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का होगा। पहली टाइप पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाती है, दूसरी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? स्टिमुलस जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक इफेक्ट आ गया और उस इफेक्ट ने हार्मोन सेक्रेट कराना शुरू कर दिया। अब आपका ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। अब ये हार्मोन जब अपनी टारगेट साइट पर पहुंचकर अपना काम करेगा, तो इसके काम करने के नतीजे में हार्मोन जब अपना सिग्नल टारगेट साइट तक पहुंचाता है, एक्शन होना शुरू होगा। सो उससे वो इफेक्ट जिसकी वजह से ये हार्मोन स्टार्ट हुआ था ना बढ़ना, वो इफेक्ट और इनहांस होने लग जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हार्मोन सेक्रीट हुआ और हार्मोन के सेक्रीट होने से इफेक्ट बढ़ता है, इसको कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। और अगर हार्मोन सेक्रेट होता है, टारगेट ऑर्गन तक जाता है, अपना एक्शन करता है और उस एक्शन के नतीजे में वो इफेक्ट कम होने लगे, तो फिर ये कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। तो ये दो टाइप हो जाएंगी फीडबैक मैकेनिज्म की। सो फीडबैक मैकेनिज्म क्या हो गया? एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसके जरिए हमारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हार्मोन सेक्रीशन कंट्रोल हो रही होती है। एक मैकेनिज्म जिसके जरिए हार्मोन्स कितना निकलना चाहिए
कब निकलना चाहिए, ज्यादा या कम, ये सब कंट्रोल हो रहा होता है फीडबैक मैकेनिज्म से। हार्मोन रिलीज होने के लिए एक स्टिमुलस इफेक्ट क्रिएट करता है, इफेक्ट के नतीजे में हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब हार्मोन अगर टारगेट साइट पर जाके उस इफेक्ट को फर्दर बढ़ा दे, पॉजिटिव फीडबैक खिलाएगा, कम कर देगा तो नेगेटिव फीडबैक खिलाएगा। ठीक, अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। आपके एंडोक्राइन सिस्टम का जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ना सिर्फ पहला, अभी हम जो स्टडी करेंगे जिन ग्लैंड्स को, उनमें पहला है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये पी शेप का ग्लैंड है, बड़ा छोटा सा ग्लैंड होता है, पी शेप का होता है, और ये हमारे ब्रेन में है। आपने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे, उसमें एक पार्ट था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, ये हैंग कर रहा होता है, लटक रहा होता है हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ। सो ये हमारे ब्रेन के समझ लें बेस में जो हाइपोथैलेमस है वहां ये हैंग कर रहा है। इस ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड यानी कि बड़ा ग्लैंड। क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड? क्योंकि पहली बात है इसके तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, काफी हार्मोन्स रिलीज करता है, और उनमें से बेशतर हार्मोन्स के जरिए ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिससे ये अपने दूसरे जो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आएंगे ये उनको कंट्रोल करेगा। यानी जो बाकी एंडोक्राइन सिस्टम में मौजूद ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स बनाएंगे लेकिन रिलीज नहीं करेंगे। कब रिलीज करेंगे? जब पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पर्टिकुलर हार्मोन उनके पास आएगा। ठीक, सो पहले जब आपके पास कोई स्टिमुलस क्रिएट होगा तो वो स्टिमुलस पिट्यूटरी ग्लैंड तक आता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करके उस हार्मोन को टारगेट ग्लैंड तक पहुंचाएगा, फिर ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करेगा। सो इस तरीके से ये अपने कुछ हार्मोन्स के जरिए अदर ग्लैंड्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है। सब इसके कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स देख लेते हैं। पहला हार्मोन है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन आपकी बॉडी में ग्रोथ प्रमोट करता है। आपकी बॉडी में ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जब रिलीज करता है तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ब्लड के थ्रू बोन्स तक जाता है, और बोन्स को जैसे ही हार्मोन्स मिलता है बोन्स डेवलप करना शुरू कर देती हैं, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सो इट इज रेगुलेटरी ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। इसी तरह दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड एक थायराइड, गले में पाया जाता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। ये थायराइड अपने दो हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। लेकिन ये हार्मोन ये ग्लैंड इन दो हार्मोन्स को बनाकर अपने अंदर स्टोर करता है, रिलीज नहीं करेगा। रिलीज कब करेगा? जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। सो जब भी आपकी बॉडी को थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की जरूरत होगी तो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का ये हार्मोन रिलीज होगा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब भी आपके जिस्म को थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की जरूरत होगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। ये थायराइड ग्लैंड तक जाकर फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, और थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को बनाएंगे, रिलीज करेंगे, और फिर थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गया ना मास्टर ग्लैंड, क्योंकि इसने एक दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करा है। अगला हार्मोन है इसका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन के जरिए ये एक और ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। इस चैप्टर में हम इसको भी स्टडी करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड को। किडनी इसके ऊपर पाया जाता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने इस हार्मोन यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के जरिए इस एड्रीनल ग्लैंड को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। इसी तरह एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, फीमेल हार्मोन है। फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इस हार्मोन की वजह से वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टू हार्मोन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनके लिए आपको जरा गॉनेट्स समझने होंगे। गॉनेट्स ऐसे ऑर्गन हैं जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल में जो गॉनेट होता है उसको हम कहते हैं टेस्टिस, और फीमेल में जो गॉनेट होता है उसको हम कहते हैं ओवरीज। ये जो गॉनेट्स हैं, चाहे मेल गॉनेट हो टेस्टिस, चाहे फीमेल गॉनेट हो ओवरी, इनके दो काम है। पहला काम इन दोनों गॉनेट्स का ये होता है कि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट्स बनाता है, ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट बनाती है। और दूसरा काम इन गॉनेट्स का हार्मोन्स बनाना होता है। ये हार्मोन्स भी बनाते हैं, टेस्टिस हार्मोन बनाता है, ओवरीज हार्मोन बनाती है, और इनके हार्मोन से
मेल फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर्स डिवेलप होते हैं। ठीक है, तो इन गॉनड्स, ये गॉनड्स होते हैं, मेल में अलग है उसको हम टेस्टिस कह रहे हैं, फीमेल में अलग है उसको हम ओवरीज कहते हैं। दोनों गॉनड्स अपनी बॉडी के लिए यानी मेल और फीमेल बॉडी के लिए गैमेट्स और हार्मोन्स दोनों चीजें बनाते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ये जो दो हार्मोन है, इनमें पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपके गॉनड्स से उनके हार्मोन्स कंट्रोल करता है। गॉनड्स का हार्मोन यानी टेस्टिस का जो हार्मोन है, ओवरीज के जो हार्मोन है, दे आर कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जबकि इन गॉनड्स के अंदर जो गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही है उन्हें कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन दो हार्मोन्स के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड आपके गॉनड्स को भी रेगुलेट करता है। अगला हार्मोन है जी पिट्यूटरी ग्लैंड का मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारी स्किन में 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। इसमें जो एपिडर्मस है इसमें काफी लेयर्स होती हैं, काफी सेल्स होते हैं, उनमें एक सेल्स होते हैं जी मेलानोसाइट्स। ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये है जी मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स का काम क्या होता है जी, ये मेलानोसाइट्स एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन प्रोटीन आपकी एपिडर्मस में जाके स्टोर हो जाता है और इस मेलानिन के प्रोटीन से आपकी स्किन का कलर आता है। ये और भी काम है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपकी स्किन को बचाता है और कलर भी आता है। सो जो गोरे लोग होते हैं जिनकी जो स्किन है वो काफी जो है वो ब्राइट होती है, तो उनमें मेलानिन की मिकदार कम होती है। और जो डार्कर टोन वाले लोग होते हैं उनके अंदर समझ लें मेलानोसाइट ने काफी मेलानिन बना के रिलीज किया हुआ होता है और उनकी स्किन पर ये मेलानिन काफी स्टोर हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से उनकी डार्कर टोन हो जाती है स्किन की। सो ये मेलानोसाइट्स का जो मेलानिन प्रोडक्शन वाला मामला है ये कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट के अंदर मेलानिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये भी एक फीमेल हार्मोन है। चाइल्ड बर्थ के दौरान मदर की जो यूट्रस वॉल है, ऑक्सीटोसिन उसमें कंट्रैक्शन पैदा करता है जिससे चाइल्ड बर्थ पॉसिबल होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लास्ट हार्मोन हमने आज के लेक्चर में स्टडी करना है वो है वैसोपेरेसिन। इसको आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। आपके इस हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इस हार्मोन की मदद से किडनीज के नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ये मैंने आपको आज बताया एज एन एग्जाम्पल। हमारी बॉडी में जब वाटर की कमी होगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड वैसोपेरेसिन रिलीज करेगा, नेफ्रॉन्स तक ये वैसोपेरेसिन जाता है। अब नेफ्रॉन्स को जैसे ये हार्मोन मिलता है, नेफ्रॉन यूरिन में से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं। यूरिन में से पानी को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं जिससे यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है और बॉडी में वाटर लेवल मैनेज हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोपेरेसिन। सो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड। जो बाकी ग्लैंड्स है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब हम आज के लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज है द केमिकल released from one cell and carried to signal some distant cell through body। एक ऐसा केमिकल जो एक सेल से रिलीज हुआ और ब्लड के थ्रू एक दूर सेल तक गया, वहां जाकर के एक सिग्नल दे रहा है। तो ऐसे केमिकल को हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइम्स, हार्मोन्स या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों अभी हमने बात की एंडोक्राइन ग्लैंड से ये केमिकल रिलीज होते हैं, ब्लड के जरिए ये जाते हैं टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल्स तक जाकर अपना ये एक काम परफॉर्म करते हैं। तो ये कहलाएंगे हार्मोन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज दे सेक्रेट एंजाइम्स इनटू अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी थ्रू अ डक्ट। एक डक्ट के जरिए एंजाइम्स को एक खास रीजन तक ये निकालते हैं, भेजते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिसेप्टर या इफेक्टर्स। तो बच्चों डक्ट है इनमें मौजूद, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएंगे। They are ductless glands that secrete hormones directly into the blood। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिसेप्टर या इफेक्टर्स। तो बच्चों डक्टलेस ग्लैंड्स आ रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर, तो ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इट रेफर्स टू द अपोजिट इफेक्ट
इन रिलेशन टू द स्टिमुलस। आपके स्टिमुलस से एक इफेक्ट पैदा होता है, इफेक्ट से हार्मोन पैदा हुआ, हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया। अब हार्मोन जो है एक्शन, हार्मोन के एक्शन के नतीजे में इफेक्ट कम हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है इफेक्ट कम हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव फीडबैक, बोथ ऑफ दिस, पॉजिटिव फीडबैक या नन ऑफ दिस। तो बच्चों ये तो नेगेटिव फीडबैक हुआ, ठीक है। और अगर एनहांस हो रहा होता, सेम इफेक्ट आ रहा होता, तो फिर वो पॉजिटिव फीडबैक हो जाता। द गॉनेड्स आर द टारगेट ऑर्गन्स फॉर। गॉनेड्स किस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन है? कौन सा हार्मोन गॉनेड्स में जाकर अपना काम करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा? FSH यानी फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। तो बच्चों ये दोनों ही गॉनेड्स तक जाकर अपना काम करते हैं। फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गैमेट प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो गॉनेड्स ने हार्मोन रिलीज करने उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये दोनों है, लिहाजा आंसर हो जाएगा C, बोथ A एंड B। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इन ऑर्गन्स में से किसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं? तो ये वही है जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट MCQ है, लेस प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज कॉज द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। हमने अभी पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इस सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ब्लड में रिलीज होकर ब्लड के जरिए आपके बॉडी के डिफरेंट रीजन्स तक जाता है और वहां ग्रोथ स्टिमुलेट कराता है। इस हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है। पूछा यह जा रहा है कि अगर इस सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की लेस प्रोडक्शन हो रही है, कम प्रोड्यूस हो रहा है जी ग्रोइंग एज के अंदर, यानी जिस एज में इसको ज्यादा बनना चाहिए उस एज में ये कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज। इंसान का जिस्म का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा जी, उसका कद छोटा रह जाएगा। सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो बेटा बहुत से बच्चों में ग्रोइंग एज के अंदर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में ग्रोथ बहुत स्लो होती है, बहुत कम आ रही होती है। इस कंडीशन को हम डवाफिज्म कहते हैं। यहाँ गलत MCQ मार्क हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, रेड से करेक्ट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डवाफिज्म, ये नहीं है, ठीक है। डवाफिज्म इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक और ये भी सुन लें, ये क्या होता है? जाइजेंटिज्म भी सुन लें। बाज़ औक़ात क्या होता है, ग्रोइंग एज के अंदर इस हार्मोन की लेस नहीं ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है इस हार्मोन की, तब उससे क्या होगा? रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा। बच्चे का कद उम्र से ज्यादा बड़ा हुआ होता है। अक्सर देखा है हमने कि छोटी उम्र के बच्चे होते हैं लेकिन हाइट उनकी बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ उनमें बहुत अच्छा होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, ठीक है। जबकि ग्वाइटर इस हार्मोन की डिजीज नहीं है, वो थायराइड की डिजीज है। थायराइड ग्लैंड में हम इसको स्टडी करेंगे। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन B यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर ग्लैंड्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ ग्लैंड्स। आज के लेक्चर में जो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और ग्लैंड्स की टाइप आपको बतानी है। सो बच्चों ये है जी इसका आंसर, हाइलाइटर यूज करते हैं। ग्लैंड्स की हमने डेफिनेशन लिखी, ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स दैट सिंथेसाइज सब्सटेंस। साथ साथ हमने उन सब्सटेंसेस के नाम भी लिख दिए कि या तो वो हार्मोन्स होंगे या एंजाइम्स होंगे, टू बी यूज्ड बाय द बॉडी। अब हमने टाइप बताई, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमने लिखा दे सेक्रेट एंजाइम्स इनटू अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी थ्रू अ डक्ट, फॉर एग्जांपल सलेवरी ग्लैंड, पैंक्रियास, स्वेट ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने डिफाइन किया दे आर डक्टलेस ग्लैंड दैट सेक्रेट हार्मोन्स directly into the blood, for example पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। इसमें से हमने ये पिट्यूटरी ग्लैंड आज के लेक्चर में स्टडी कर लिया, ये दो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर फीडबैक मैकेनिज्म्स। ये फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, व्हाट आर इट्स टाइप, टाइप बतानी है। तो बच्चों ऐसा मैकेनिज्म जो हार्मोन्स की जो सेक्रीशन हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है उसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। हार्मोन की वजह से अगर इफेक्ट बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव, इफेक्ट कम हो जाएगा तो नेगेटिव। यही बात हमने यहाँ लिख दी। फीडबैक मैकेनिज्म इट इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच कंट्रोल हार्मोनल सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स।
either by increasing or decreasing the effect in relation to stimulus. It is of two types. तो ये हमने नेगेटिव फीडबैक डिफाइन किया, ये हमने पॉजिटिव फीडबैक डिफाइन किया. It refers to the opposite effect in relation to the stimulus. For example, when the blood glucose concentration rise, pancreas secrete insulin. It decrease the blood glucose concentration. अब ये जब हम पैंक्रियाटिक ग्लैंड पढ़ेंगे तब हमने इसको और ज़्यादा डिटेल में देखना है. बहरहाल ये एग्जाम्पल दी है कि आपके पैंक्रियास एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं, ये आपका पैंक्रियास एक ये एंडोक्राइन ग्लैंड है. ये मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा कि इसको एंडोक्राइन कहें कि एक्सोक्राइन कहें. ये एक बहरहाल हार्मोन रिलीज करता है, इसको हम कहते हैं इंसुलिन. ये इंसुलिन कैसे रिलीज होता है? आपके ब्लड में ग्लूकोज की जब कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिमेंबर हाई बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज. सो खून के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो फिर ये हार्मोन रिलीज हो जाता है, ठीक है. तो ये इफेक्ट हो गया, ये जो है ना ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज, ये इफेक्ट हो गया जी. इसकी वजह से ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ. अब ये हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक जाएगा, अपना काम करेगा और उसके नतीजे में रिस्पॉन्स क्या आएगा? ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा. अपोजिट इफेक्ट हो गया ना. जिस इफेक्ट से पैदा हुआ हार्मोन रिलीज हुआ, हार्मोन ने उस इफेक्ट को कम कर दिया. सो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव फीडबैक. यही समझाया था आपको कि अगर एक इफेक्ट से हार्मोन प्रोड्यूस होता है और हार्मोन के एक्शन के नतीजे में वो इफेक्ट कम हो जाए तो ये नेगेटिव है. यहाँ पे भी यही हुआ. ग्लूकोज के बढ़ने से इंसुलिन रिलीज हुआ और इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज जो बढ़ा था वो कम हो गया. तो ये हो गया अपोजिट इफेक्ट, नेगेटिव फीडबैक. अब पॉजिटिव फीडबैक पर आते हैं. इट रेफर्स टू द एनहांसमेंट. यहां पर इफेक्ट हार्मोन की वजह से और बढ़ता है. इट रेफर्स टू द एनहांसमेंट ऑफ द इफेक्ट इन रिलेशन टू स्टिमुलस. अब ये पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि आपके एक इफेक्ट की वजह से हार्मोन रिलीज हुआ और वो हार्मोन उस इफेक्ट को जो कि बढ़ा हुआ था उसको और बढ़ाएगा. यानी अगर ऊपर वाले मामले में मैं डालूं तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ी थी, पैंक्रियास का इंसुलिन रिलीज हुआ था, और अगर इस इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का लेवल और बढ़ता तो फिर इसको पॉजिटिव फीडबैक कह रहे होते. बहरहाल ऐसा नहीं होता. नीचे एग्जाम्पल में देख लेते हैं. Suckling action of an infant stimulated production of hormone in mother. This hormone work for the production of milk. More suckling leads to more hormone, which in turns lead to more milk production. अब जब बेटा ये शेरख्वार बच्चे होते हैं, ये जब माँ के दूध से फीड करते हैं तो इनका जो सकलिंग एक्शन होता है इसकी वजह से मदर में एक हार्मोन रिलीज होता है. सकलिंग करेंगे ये तो मदर में एक हार्मोन रिलीज होगा और ये हार्मोन और मिल्क प्रोड्यूस करवाएगा. तो जितनी ज्यादा सकलिंग एक्शन होगा उतना ही ज्यादा हार्मोन पैदा होगा और उतना ही ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा और उसे और ज्यादा सकलिंग करनी पड़ेगी. तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया ना, एनहांसमेंट हो गई. तो ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम. सो ये एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन हो गई. Endocrine system consists of endocrine or ductless glands which integrate the body's function by releasing chemical messenger or hormones directly into the blood, which carries these hormones to distant target organs where they brought about coordination of different physical, mental and metabolic activities. Question number 4, define pituitary gland. Write the names of hormones secreted by it with their function. पिट्यूटरी ग्लैंड को बताना है आपने और उसके हार्मोन्स के नाम उनके फंक्शंस के साथ. तो ये तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बड़ा डिटेल में स्टडी किया. वही बातें यहाँ लिखी हुई है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप का होता है. ब्रेन का जो बेस होती है यानी ब्रेन का जो निचला हिस्सा है वहां मौजूद है. हाइपोथैलेमस उसके नीचे होता है. मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको आप, और इससे काफी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे ये दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. ठीक है, ये यहां तक मैंने आपको बता दिया. पी शेप का होता है, बेस ऑफ द ब्रेन पर मौजूद है, हाइपोथैलेमस के नीचे. मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि अपने हार्मोन्स के जरिए दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. अब बच्चों इसके 2 लोब्स होते हैं. आपने डायग्राम याद होगी, देखी होगी, ऐसी डायग्राम थी. तो ये 2 लोब्स हैं इसके, एक ये और एक ये. ये एक बड़ा वाला लोब कहलाता है एंटीरियर लोब और जो छोटा लोब होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब.
ये वाले जो हार्मोन थे सोमैटोट्रोपिक, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, फोलेसाइल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटेनाइजिंग, प्रोलैक्टिन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन और वैसोपेरेसिन आपने पढ़ा वो पोस्टीरियर लोब से स्टोर होते हैं। ठीक, तो ये बस ये एक बात इजाफी डाल दी, बाकी वही चीजें जी हार्मोन और उनके आप फंक्शन देख लें। सोमैटोट्रोपिक में लिखा हुआ है प्रमोट ग्रोथ ऑफ बॉडी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में लिखा हुआ है कि स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, फॉलेसाइल गैमेट्स प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं, जो गॉनेड्स हार्मोन रिलीज करते हैं उनको कहते हैं हम सेक्स हार्मोन्स। तो ये सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। मेलानोसाइट मेलानिन फॉर्मेशन जो हो रही है मेलानोसाइट सेल्स के थ्रू स्किन में, उसको कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान मदर में जो यूट्रस वॉल होती है उसके अंदर कंट्रैक्शन पैदा करता है। वैसोपेरेसिन जो है वो नेफ्रॉन्स में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। सो ये हो गया जी पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम के दीगर ग्लैंड्स को स्टडी किया जाएगा। इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।